हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की, जिसमें से हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कृषि। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह न्यू संस्करण की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कृषि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहानी के माध्यम से ही बताया जाएगा कि कृषि क्या होती है, किस समय में कृषि की जाती है और किस समय में या फिर किस मौसम में कौन सी फसल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यानी जब कोई उत्पाद होता है, उसको रूपांतरण करने के लिए हमें 3 विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। प्राथमिक, तृतीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आता है क्वेश्चन कि तृतीय प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीय क्या होती हैं, प्राथमिक क्या होती हैं। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि तृतीय के अंतर्गत यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी संख्या 2/3 अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यानी अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा अच्छी होनी चाहिए और जलवायु उस प्रकार की हो जिस प्रकार की जलवायु में कृषि की जा सके। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र देख सकते हैं। क्रियाकलाप विश्व के प्रदेशों से संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यहाँ कोष्टक में दिया गया, इसको देख लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति, यह इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर का अर्थ है कृषि करने से हुई है। यानी मृदा में कृषि करने से हुई है एग्रीकल्चर की उत्पत्ति। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इस मैप में दिया गया है कि यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन कलर का एरिया है, यह कृषि क्षेत्र के लिए उपजाऊ है। नॉर्थ अमेरिका का यह पोर्शन जहाँ पर ग्रीन है, यह सब कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं भारत की स्थिति। यहाँ पे लगभग हर जगह खेती की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। एग्रीकल्चर इसे खेती भी कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर को खेती भी कहते हैं। अब सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी जब रेशम के कीटों को पाला जाता है वहां पे हम सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है। इससे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो देखते हैं पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन आता है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती, विटीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है वाणिज्यिक उद्योगों के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। चलिए अब आगे देखते हैं कृषि तंत्र। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुआई जुताई बुआई जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कृषि के प्रकार। यहाँ पे कुछ कोष्टक में दिया गया था, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे कृषिगत भूमि से कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति क्या होती है? देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से कृषि की जाती है। बीज पहले, उसके बाद रसायन का उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद फसल उगाई जाती है और छिड़काव किया जाता है दवाओं का। अब यहाँ पे देखते हैं भौतिक निवेश। भौतिक निवेश, मानवीय निवेश। भौतिक निवेश में आता है सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, ढाल। अब यहाँ पे आता है भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। चलिए अब देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम श्रम प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। यानी कृषि को मुख्य दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो अब हम देखते हैं पहला कि निर्वाह कृषि क्या होती है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कृषक परिवार की आवश्यकताएं जो होती है उसकी पूर्ति के लिए निर्वाह कृषि करते हैं। और पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। यानी कहीं एक जगह कृषि कर लेते हैं, फिर वहां अगर अच्छी अच्छी फसल नहीं हुई तो दूसरी जगह कर लेते हैं। यानी स्थानांतरित होती रहती है। यहाँ पे कोष्टक में दिया गया, इसको देख लेते हैं। रोचक तथ्य, जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है।
फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, यानी जैविक कृषि होते आजकल जैविक कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो होता है कि रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रासायनिक खाद हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए आजकल लोग ज़्यादातर जैविक कृषि को प्रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, अभी बहुत कम मात्रा में जैविक कृषि की जा रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्थानांतरित कृषि। देखते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है, यानी स्थानांतरित कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। अगर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कर्तन और दहन पद्धति क्या होती है, क्वेश्चन आया भी है इससे, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसी को हम कर्तन और दहन दहन कृषि कहते हैं। चलवासी और पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनिश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। चलिए कोष्टक में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है? ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, अब टिक कर लीजिए अपने बुक्स में। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में, स्थानांतरित कृषि को ही झूमिंग कहते हैं, तो यह उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहते हैं। वहीं मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, और ब्राजील में इसको रोका कहते हैं, और मलेशिया में लदांग कहते हैं। है सभी स्थानांतरित कृषि ही, बस अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है, तो इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं वाणिज्यिक कृषि, तो चलिए शुरू करते हैं। वाणिज्यिक कृषि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि शामिल है। वाणिज्यिक कृषि में, यानी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि आते हैं। देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, और गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, वहाँ पे वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए मतलब प्रसिद्ध है, या फिर वहाँ पे कृषि उगाई जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड और वर्धन काल को बाधित करती है, और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यानी एक ही फसल उगाई जा सकती है, हम अन्य फसल नहीं उगा सकते हैं।
मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। चलिए अब आगे देखते हैं। रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। यानी जहाँ पे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है, उसे हम रोपड़ कृषि कहते हैं। इसमें यह बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही अ, पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी रोपड़ कृषि के अंतर्गत जैसे विश्व के पहले पहला पॉइंट तो यह है कि जो रोपड़ कृषि है वह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। उसके बाद जैसे मलेशिया में रबड़ हो गया, ब्राजील में कहवा हो गया, भारत और श्रीलंका में चाय हो गए। ये सब रोपड़ कृषि के उदाहरण हैं। तो देखते हैं अब मुख्य फसलें। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। यानी चाय और कहवा का उपयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। अब हम देखते हैं पहली कृषि चावल। यह यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आधार है। चावल के लिए उच्च उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा में जल रोकने की क्षमता क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु की दशाओं और पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी परीक्षा में देखेंगे तो आपको कृषि से रिलेटेड 1-2 प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और एक-एक शब्दों को अपने माइंड में बैठा लीजिए और यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है, हाइलाइट कर देना है। यहाँ पे कि जो चावल होता है वह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार होता है। और चावल के लिए मुख्यतः कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि चावल के लिए कौन सी जलवायु दशाएं होनी चाहिए, तो वहां पे होगी कि उच्च तापमान हो, अधिक आर्द्रता हो और वर्षा की आवश्यकता हो। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में। और इसके लिए जलोढ़ मृदा और जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसी में ये सर्वोत्तम ढंग से उपज होता है, मतलब चावल उपजता है। और जैसा कि चीन चावल उत्पादन में सबसे आगे है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान, श्रीलंका है। तो अब हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के वर्धन गेहूं गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब बात करते हैं मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है और यह कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। यह ऐसी फसल है जिनसे यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं।
अब आगे देखते हैं मक्का के बारे में। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। अब देखते हैं कपास। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 2 से 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। देखते हैं पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। यानी भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। यहाँ कुछ कोष्टक में दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं मक्का को कर्ण के नाम से जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे रोचक तथ्य दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कॉफी के पौधों की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईसा पूर्व में कालिदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरी हरकतों को हरकतों को देख कर परेशान था। एक दिन उसने उस सदा रहित पौधों की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। यानी वही पौधा जिसको खाकर बकरियां बहुत उछलती कूदती थी, यानी आनंद में रहती थी, और वही पौधा इन्होंने चखकर देखा, जिससे इन्होंने संसार को बताया कि यह वही पौधा है जिसको आज हम कॉफी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं चाय। अगली फसल है चाय। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी चाय की खेती के लिए कृषि को मतलब श्रमिकों की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कृषि का विकास। कृषि का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके करके और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति के अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में जाने। यहाँ पे मतलब भारत और अमेरिका के बीच जो जैसे अलग-अलग तरीके से जो असमानताएँ हैं कृषि करने की, उसके बारे में बात करने की बात कर रहा है।
अब यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब पहले हम यहाँ पे भारत का फॉर्म कैसा होता है वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अलीलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्य गेहूं या चावल दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ उसकी सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित भंडार में दूध बेचता है। वहाँ एक सदस्य है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी-कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीज की उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। आप इससे तुलना कर सकते हैं और इसी से पता लगा सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कितना बड़ा अंतर है। यहाँ 1.5 हेक्टेयर है, वहाँ 250 हेक्टेयर है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों और समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार से संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। यानी भारत में कृषि करने की व्यवस्था अलग है, बहुत बहुत अलग प्रकार से खेती की जाती है और यूएसए में अलग तरीके से की जाती है और बहुत बड़ा अंतर है। अभी वहां तक पहुंचने में कई 100 साल लग जाएंगे हमें। तो अब यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। और स्थानांतरी कृषि क्या है,
कृषि की हानियाँ हैं, रोपड़ कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, किस प्रकार से मदद करती है। तो फ्रेंड्स अभी जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कृषि क्या होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना एवं पशुपालन से संबंधित क्रिया है, इसे ही हम कृषि कहते हैं। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और यहाँ पे 50% भारत में 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो पहला हो गया आपका स्थलाकृति, स्थलाकृति हो गया, मृदा हो गई, जलवायु, यह सभी वह कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो क्या है स्थानांतरित कृषि, क्या है इस कृषि की हानियाँ। तो इसमें देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि, वृक्षों को काट कर पहले जलाया जाता है, उसके बाद उसकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है, उसके बाद फिर उस पे फसल उगाया जाता है। जब इस प्रकार की कृषि की जाती है उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और जब वहाँ पे मृदा में जो उर्वरता होती है खत्म हो जाती है, तो फिर यही काम हम दूसरी जगह पे जाके करते हैं। इसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि की क्या हानियाँ हो सकती हैं? तो यहाँ पे मृदा का अपरदन होता है और वनों का ह्रास होता है, उसके बाद पर्यावरण प्रभावित होता है इससे। और स्थानांतरित कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। है कि रोपड़ कृषि क्या है? रोपड़ कृषि क्या है? तो रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपड़ कृषि और बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है रोपड़ कृषि करने के लिए। और तीसरी बात है कि रोपड़ कृषि में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से कृषि की जाती है। चौथा हो गया कि रोपड़ कृषि के अंतर्गत जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि एकल फसलें उगाई जाती हैं रोपड़ कृषि में। और देखते हैं सरकार को कृषि के विकास में सरकार किस प्रकार मदद करती है। तो हो गया पहला कि चकबंदी। चकबंदी के माध्यम से किसानों की भूमि को एकत्रित कर दिया जाता है ताकि उन्हें कृषि करने में आसानी हो। और दूसरी बात हो गई कि जैसे उर्वरक और जो कृषि से संबंधित उपकरण होते हैं कृषि से रिलेटेड, तो उसमें और कीटनाशक हो गया, इन सब के लिए जो आर्थिक सहायता होती है वह सरकार देती है। तीसरा हो गया कि सरकार किसानों को हाइब्रिड हाइब्रिड बीज मतलब उपलब्ध करवाती है ताकि अत्यधिक उत्पादन किया जा सके। चौथा हो गया कि कृषि भंडारण की सुविधा दिया जाता है सरकार के द्वारा ताकि उसको रखा जा सके काफ़ी लंबे समय समय तक। तो यह कुछ रही जो किसानों के विकास में सहायक थी। अब आगे देखते हैं, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा कि फसलों एवं सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो इसका हो जाएगा पटसन। तीसरा है कि कॉफी का प्रमुख उत्पादक है, तो यहाँ ब्राज़ील। ब्राज़ील में अत्यधिक मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।